भारत के संवैधानिक विकास के टॉपिक को पढ़ते हुए हम इस समय पहुंच चुके हैं 1909 के भारत परिषद अधिनियम तक। 1892 तक के भारत परिषद अधिनियम को हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं 1909 के भारत परिषद अधिनियम से, जिसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। मार्ले मिंटो जो है वो दो व्यक्तियों के नाम हैं। मार्ले उस समय जो थे वो भारत राज्य सचिव के पद पर पदासीन थे और मिंटो जो थे वो भारत में वायसराय के पद पर आसीन थे, और इन्हीं दोनों के नाम पर इस अधिनियम को मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक है, जैसा कि हम लोग पढ़ते आए हैं, प्रावधानों के साथ साथ हमने उन परिस्थितियों अथवा पृष्ठभूमि का भी अध्ययन किया है जो परिस्थितियां कार्यरत रही हैं प्रावधानों की भूमिका तैयार करने में। परिस्थितियों को हम लोगों ने समझा है कि वातावरण में क्या चल रहा था पीछे, और उसका प्रभाव आने वाले जो अधिनियम है उसके प्रावधानों पर हम देखते आए हैं। तो हम इस अधिनियम के प्रावधानों को पढ़ने से पहले आइए हम जरा परिस्थितियों पर गौर करते हैं। 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम है वो जो आया उसका उद्देश्य जो था अंग्रेजी शासन का वो बिल्कुल स्पष्ट था, और वही उद्देश्य जो थे, वही कारक थे, वही तथ्य थे, या कह सकते वो तत्व थे जो परिस्थितियों को निर्माण करने में सहायक सिद्ध हुए। क्या थे उद्देश्य? बिल्कुल स्पष्ट उद्देश्य था अंग्रेजी शासन का इस समय तक आते आते जो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, उस राष्ट्रीय आंदोलन की धारा को कमजोर करना, उस राष्ट्रीय आंदोलन को कई धड़ों में बांट देना, उनको इस तरीके से फूट डालो और राज करो की पॉलिसी का इम्प्लीमेंट करते हुए उस राष्ट्रीय आंदोलन और राष्ट्रीय चेतना को तोड़ देना, ठीक है, जिससे वो आंदोलन कमजोर हो जाए। इसको आइए और हम एलाबोरेट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि ये कैसे किया जा रहा था। तो देखिए, जो उद्देश्य है बिल्कुल स्पष्ट थे। वो किस तरीके से था? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अतिवादी एवं क्रांतिकारी तत्व जो थे, राष्ट्रवादी तत्व थे, उनको कमजोर करना इसका उद्देश्य था। वो कैसे करते वो भी हम लोग और आगे एक्सप्लेन करेंगे। वो इस तरह से करते कि हिंदू मुस्लिम एकता जो थी उसको खंडित करना, जो इस समय तक आते आते हिंदू मुस्लिम एकता काफी कमजोर हो गई थी और उसके बीच एक खाई बन चुकी थी, और इस खाई को अंग्रेजी शासन ने कह सकते हैं जन्म दिया था और फिर उसको और बढ़ाने का भी काम किया। और कांग्रेस जो है इस आंदोलन को लीड कर रही थी इस समय। इस आंदोलन को, तो कांग्रेस को कमजोर करने का उद्देश्य भी इस आंदोलन करना, कांग्रेस को कमजोर करना मतलब राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना, इस उद्देश्य को लेकर भी ये आंदोलन जो है ये अधिनियम लाया गया। अब ये काम किस तरीके से हुआ, देखिए इसमें एक पॉइंट और याद करिए, फैक्ट है, कभी कोई पूछ लेता है। अरुंडेल समिति की सिफारिश पर इस अधिनियम को पारित किया गया था। जॉर्ज सिडनी अरुंडेल जो थे उनकी कमेटी थी, उसने जो रिकमेंडेशन दी थी उसी के आधार पर इस अधिनियम को पारित किया गया था। ये बात कभी कोई फैक्चुअल पूछ लेता है। आइए अब हम जरा सा उन कारकों पे चर्चा करते हैं। देखिए 1892 का अधिनियम हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम था वो कांग्रेस की बहुत सारी जो मांगे थी उन मांगों के परिप्रेक्ष्य में कुछ तो स्थान दिया गया था उनमें, लेकिन वस्तुतः व्यवहारिक रूप में वो उस उद्देश्य को प्राप्त करने में बिल्कुल विफल रहा, और उससे हमारे जो लीडरशिप थी उसको घोर निराशा हुई। और इससे कांग्रेस के भीतर, देखिए जो कांग्रेस थी इसके भीतर भी दो धड़े काम कर रहे थे, दो विचार जो है वो जो है कार्य रूप में चल रहे थे। एक विचार था जिसका प्रभुत्व था, वो थी विचार उदारवादी विचारधारा, और एक विचार थी जिसको हम कहते हैं चरमपंथी या आप कह सकते हैं अतिवादी। ठीक है, चरमपंथी विचारधारा, चरमपंथी ज्यादा सुटेबल नाम है, और उदारवादी धारा, उदारवादी विचारधारा जो थी, जैसे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये लोग जो थे वो उसको लीड कर रहे थे। और चरमपंथी विचारधारा जिसके लीडरशिप जो थी, जिसका उस विचारधारा के जो प्रबल समर्थक थे वो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक थे, विपिन चंद्र पॉल थे। ठीक है, ये लोग उसके जो है प्रभावी रूप से पे जो है अपना समर्थन प्रदर्शित करते थे चरमपंथी विचारधारा पे। अंतर क्या था इन दोनों में? अंतर ये था कि जो उदारवादी लोग थे उनकी जो कार्य प्रणाली को, उद्देश्य देखिए दोनों का सेम था, बिल्कुल एक था, लेकिन जो कार्य प्रणाली थी, जो स्ट्रेटजी थी उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, वो दोनों में डिफरेंस थी। उदारवादी का उद्देश्य क्या था, उनका कार्य प्रणाली क्या थी, वो संवैधानिक तौर तरीकों में उनका
जो है फेथ था, उनको बिलीव था। वो चाहते थे कि जो हमारे लक्ष्य हैं वो हम क्रमिक रूप से धीरे धीरे प्राप्त करें, और उसके लिए हम संवैधानिक तौर तरीकों को अपनाएं, जैसे ज्ञापन देना और प्रार्थना पत्रों के माध्यम से अपनी मांगों से अवगत कराना, ब्रिटिश सरकार के सम्मुख रखना। उनको ये विश्वास था कि हम अगर अपनी समस्याएं बेहतर ढंग से रख पाए तो अंग्रेजी सरकार जरूर हमारी मांगों को धीरे धीरे पूरा करेगी। लेकिन इसके विपरीत जो चरमपंथी थे वो इस कार्यप्रणाली के आलोचक थे। उनका उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था। उनका विचार ये था कि नहीं, ऐसा करने से आप जो है अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको संघर्ष की रणनीति को फॉलो करना पड़ेगा, संघर्ष की रणनीति को अपनाना पड़ेगा। और ये संघर्ष हिंसक नहीं होना था, लेकिन जो कार्यप्रणाली उसमें उदारता वाली भाव नहीं थी, उसमें बहुत पोलाइटनेस का विचार नहीं था। बिल्कुल संघर्षात्मक रणनीति, जैसे हड़ताल करना, जाम करना, सड़क पे आंदोलन करना सड़क पर, ये सब इनकी रणनीति का हिस्सा थी। इन्हीं बातों को लेकर इसमें कांग्रेस के भीतर भी घमासान और वैचारिक मतभेद चल रहे थे, लेकिन कांग्रेस अभी भी लीडरशिप को चला रही थी। लेकिन 1892 का एक्ट आया तो चरमपंथियों ने इसकी बड़ी आलोचना की कि कांग्रेस के जो हमारा उद्देश्य था वो तो पूरा ही नहीं हुआ। और इसी बीच आगे चलकर जो है रमेश चंद्र दत्त और जो नौरोजी साहब थे, उनकी जो आर्टिकल्स और जो लेख आए जिसमें उन्होंने बहुत ही संगठित तरीके से दिखाया कि बहुत ही विश्लेषणात्मक तरीके से दिखाया किस प्रकार से एक सांगठनिक तरीके से ब्रिटिश शासन कैसे भारतीय रुपए को जो है ड्रेन कर रही है। लंदन में कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर करते हुए केवल लंदन के हितों को और उनके ब्रिटिश हितों को ही पुष्टित किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, ये चीजें चल रही हैं कांग्रेस के भीतर भी, और बाहर का वातावरण भी बहुत ही जो है अनुकूल नहीं है। वो कैसे, जो भारतीय थे, जो उनके प्रति विभेदकारी जो नीतियां बन रही थी, वो भी एक जो है आग में घी का काम कर रही थी। कर्जन जो उस समय अब देखेंगे कि जो है कर्जन 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ये वायसराय था। ये इसका भारतीय जनमानस में जरा सा भी विश्वास नहीं था, उन्हें जरा सा भी वो योग्य नहीं मानता था, और उनके प्रति उसकी नीतियां टोटल प्रतिक्रियात्मक थी। इसके समय में चाहे विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया, चाहे कलकत्ता निगम के लिए जो उसने अधिनियम पारित किया, इसमें पूरी तरीके कलकत्ता निगम में पहले जो है भारतीयों का बहुमत था, लेकिन इसने पूरी तरीके से इस तरीके से उसकी संरचना में परिवर्तन किया कि उसमें जो बहुमत हो गया वो यूरोपियंस के पास पहुंच गया, वहां पे भारतीयों की बात की कोई वैल्यू नहीं रह गई। और बिल्कुल उसी तरह से विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत उसने इतना कड़ा प्रतिबंध लगा दिया कि जो विश्वविद्यालय के सीनेट थे वो जो उसमें से जो भारतीय तत्व थे वो बिल्कुल प्रभावहीन हो गए। इसके अलावा उसने जो है सबसे जो विभत्स काम किया, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई गति प्रदान कर दी, वो था बंगाल विभाजन। बंगाल का विभाजन जो था, जो कर्जन के समय में किया गया, इस विभाजन ने पूरे भारत को आक्रोशित कर दिया, और बंगालियों ने तो खासकर इसको अपनी उपेक्षा और अपने सम्मान पर ठेस लगाना समझा। ठीक है, और उसके विरोध में हम देखेंगे कि कांग्रेस ने स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया। हालांकि इसमें बंगाल विभाजन जब हुआ तो हम देखते हैं कि स्वदेशी आंदोलन जो है कांग्रेस के द्वारा चलाया गया। ये स्वदेशी आंदोलन जो कांग्रेस के द्वारा चलाया गया, दरअसल कांग्रेस का जो चरमपंथी धड़ा था वो इस आंदोलन को गति प्रदान कर रहा था, और फिर आगे चलकर इस आंदोलन की व्यापकता को लेकर इन धड़ों के बीच मतभेद बढ़ गए थे, और वो बढ़ते बढ़ते यूं हो गए 1905 में जो कांग्रेस जो बंगाल विभाजन के विरुद्ध स्वदेशी आंदोलन चला, उस आंदोलन की रणनीति और उसकी व्यापकता को प्रश्न को लेकर की। जैसे चरमपंथी लोग चाहते थे कि इस आंदोलन को, जो बहुत ही बंगाल में काफी लोकप्रिय हो रहा था, इसको और काफी जनमानस का सपोर्ट मिल रहा था इनको, वो चाहते थे कि इस आंदोलन को पूरे भारत में जो है अखिल भारतीय स्तर पर ले जाकर इसको चलाया जाए। लेकिन उदारवादी इसके पक्ष में नहीं थे, वो सिर्फ बंगाल तक इस आंदोलन को सीमित रखना चाहते थे, और अन्य जो उनकी जो एग्रेसिव जो पॉलिटिकल अप्रोच था चरमपंथियों का, उसको लेकर उदारवादियों पे ऐतराज था। तो ऐसे करते करते क्या हुआ कि 1907 में सूरत में कांग्रेस के ये दो धड़े आपस में बिल्कुल विभाजित हो गए, यानी कांग्रेस दो धड़ों में बट गया। सूरत का अधिवेशन 1907 में हुआ था कांग्रेस का, और इसी अधिवेशन में कांग्रेस के उदारवादी
और जो चरमपंथी धड़े थे वो बिल्कुल कांग्रेस एक तरह से विभाजित हो गई, दो भागों में बट गई। ठीक, एक तो कांग्रेस के भीतर ये बात चल रही थी। दूसरा देखिए इस आंदोलन का और पहलू, ठीक है, ये पहलू आप समझ लीजिए कि क्या चल रहा था। सरकार जो थी, नौकरशाही वर्ग था उस समय जो भारत में, वो बिल्कुल भारत के जो कर्जन जिसका प्रतिनिधि था, वायसराय था, उसकी जो पॉलिसी थी वो बिल्कुल भारतीयों के प्रति प्रतिक्रियावादी थी। और जो 1892 का एक्ट था वो उस उद्देश्य को प्राप्त करने में बिल्कुल असफल रहा। और बंगाल का विभाजन कर्जन के द्वारा जो किया गया उसके परिणाम स्वरूप स्वदेशी आंदोलन जन्मा। और इस आंदोलन को लेकर आगे चलकर कांग्रेस और उदारवादी कांग्रेस के जो दोनों धड़े थे वो आपस में बिल्कुल विभाजित हो गए। ठीक, तो कांग्रेस अंदर से कमजोर हुई, तो राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर हुआ। लेकिन अब इस गैप को और बढ़ाएंगे, अभी हम लोग आगे देखेंगे। थोड़ा सा कांग्रेस आंदोलन का दूसरा पक्ष भी हम लोग देखें। देखिए इस समय कांग्रेस आंदोलन को आगे ले जा रही थी, राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ा रही थी, लेकिन एक समस्या और साथ साथ चल रही थी, वो थी मुसलमान वर्ग की। जैसे जैसे कांग्रेस के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ रहा था, मुसलमान वर्ग कांग्रेस से दूर होता रहा, यानी राष्ट्रीय आंदोलन से वो दूर हो रहा था। क्योंकि प्रारंभिक दौर में जो मुस्लिम वर्ग था, कांग्रेस सरकार की नीतियों, सरकार की फूट डालो और राज करो की जो नीतियां थी, उसके परिणाम स्वरूप मुस्लिम समुदाय वो कांग्रेस से और राष्ट्रीय आंदोलन से दूर हो रहा था। ठीक है, जिसमें आप देखेंगे जो निष्क्रियता थी मुस्लिम समाज की, वो सर सैयद अहमद खान जो थे, वो प्रारंभिक दौर में अगर उनका एक तरह से वैचारिक प्रभाव देखा जाए, जो वो अपने समाज को आगे ले जाना चाहते थे विभिन्न क्षेत्रों में और सरकारी रियायतें चाहते थे, और उसके एवज में वो सिर्फ वही चाहते थे। वो ऐसा तभी हो सकता है जब हम अंग्रेजी सरकार के समीप रहें या उनका वरदहस्त हमको प्राप्त हो, उनसे जो हमको समर्थन प्राप्त हो। ठीक है, तो इसलिए उनका समर्थन कैसे प्राप्त होगा? अगर हम राष्ट्रीय आंदोलन से दूर रहेंगे तब प्राप्त होगा। तो वो कांग्रेस से दूरी बनाए हुए थे। ठीक है, और इसी क्रम में कांग्रेस से मुसलमान वर्ग की दूरी बढ़ रही थी, और इसी क्रम में और इसको और हवा दी गई अंग्रेजी सरकार के द्वारा। स्वयं जो अंग्रेजी नौकरशाही थी उसने मुस्लिम समुदाय को राय दिया, एक तरह से प्रेरित किया कि जो है अपनी मांग को लेकर आप जो है आगे बढ़िए। और उन्हीं की प्रेरणा पर कह सकते हैं या उकसाने पर कह सकते हैं, आगा खां के नेतृत्व में जो है मुस्लिमों का एक प्रतिनिधि मंडल लॉर्ड मिंटो से मुलाकात करता है, लॉर्ड मिंटो से। और मिंटो का ये मुलाकात के उपरांत जो है, अच्छा देखिए, इसी समय 1906 में मुस्लिम लीग का गठन होता है, और उसी के प्रतिनिधि के रूप में आगा खां का प्रतिनिधिमंडल मिंटो के पास पहुंचता है। और मिंटो चूंकि, अच्छा देखिए, भेजने वाला भी कौन है? नौकरशाही जो अंग्रेजी सरकार थी वही भेज रही है। और किसके सम्मुख? कि मेरे पास आइए, एक तरह से उनको पढ़ाया गया कि आप मेरे पास आइए और अपनी मांग रखिए, मैं मान जाऊंगा। ठीक है, तो जैसे जब आगा खां पहुंचते हैं अपने जो है प्रतिनिधिमंडल के साथ, कि प्रतिनिधिमंडल के साथ कि भाई हमको जो है रियायतें चाहिए, हमको एक उचित प्रतिनिधित्व चाहिए, तो मिंटो उनको आश्वस्त करते हैं कि हम सिर्फ आपको आपके लिए प्रतिनिधित्व की व्यवस्था नहीं करेंगे, बल्कि आपके लिए हम एक पृथक निर्वाचन पद्धति की स्थापना करेंगे, जिसमें मुस्लिम समुदाय का सुनिश्चित प्रतिनिधित्व होगा, और मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों को सिर्फ मुसलमान ही चुनेंगे। और इसके अतिरिक्त हम आपका प्रतिनिधित्व आपकी संख्या से अधिक करेंगे, बढ़ाएंगे आपको विभिन्न सेवाओं और जो है प्रतिनिधित्वात्मक संस्थाओं में। तो एक तरह से पासा फेंका गया, और फिर मुस्लिम सांप्रदायिकता का भारत में जन्म हुआ। तो अब सिनेरियो देखिए बिल्कुल हमको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि हो क्या रहा था। जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन है, ठीक है, तो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था। कांग्रेस उस समय मंच था पूरे देश भर के राष्ट्रवादियों की, देश भर के राष्ट्रीय आंदोलन की। कांग्रेस के भीतर आप देखें तो कांग्रेस जो है, अब कांग्रेस में से अलग हो रहा था एक वर्ग हमारे देश का, वो क्या था? मुसलमान वर्ग। वो स्वयं जो है कांग्रेस के आंदोलन से अपनी दूरी बना रहा था, यानी कि हमारा जो आंदोलन था वो दो धड़ में ऐसे ही बढ़ जा रहा था। और फिर जो एक धड़ा था राष्ट्रीय आंदोलन में, आप यूं कहिए, इस तरह से आप डायग्राम बना सकते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन जो था मुसलमान वर्ग और एक कांग्रेस, ये दो धड़े में बढ़ गया। और फिर आगे चल के कांग्रेस में भी आप देखें तो उदारवादी और चरमपंथी,
ये 2 धड़े और बन गए। तो इस तरीके से हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन था वो बिल्कुल एक तरह से कमजोर होता हुआ दिख रहा था। और इसे देखिए, दोनों के बीज किसने डाले? ये भी विभाजन का बीज अंग्रेजों ने डाला, अपने ही उनको उकसाया अंग्रेजी समाज के द्वारा, जो है मुस्लिम समाज को। सर सैयद अहमद खां को तमाम रियायतें दी, उनको आश्वस्त किया, और सर सैयद अहमद खां जो है उनके झांसे में आए और वो अपने समाज को लेकर आगे बढ़े। और कांग्रेस के भीतर भी उदारवादी और चरमपंथी समुदाय जो है, चरमपंथी विचारधारा में कांग्रेस विभाजित हो गई। अब अंग्रेजी सरकार की जो यहां उद्देश्य था उसको समझिए जरा। अंग्रेजी सरकार का जो उद्देश्य था कि हमें इनको मिला लें तो ये आंदोलन और कमजोर हो जाएगा। मतलब मुसलमानों को हम रियायत दें, उनको बढ़ाएं तो ये धड़ा और ये दूरी और बढ़ेगी, और फिर कांग्रेस के भीतर भी हम इनको थोड़ा सा सपोर्ट कर दें या इनकी बात कुछ मान लें तो ये दूरी और बढ़ेगी। ठीक है, ये आप एकजुट करने की बात नहीं है इनको, आप ये बस समझें कि कांग्रेस के इस आंदोलन को अलग अलग जो है और दूरी बढ़ाने की पॉलिसी पे काम किया अंग्रेजों ने। कांग्रेस मुसलमानों को रियायत देंगे तो कांग्रेस से और दूर हो जाएंगे, और कांग्रेस के भीतर उदारवादियों को थोड़ा सा उनके बातों को जो है मान लिया जाएगा, उनके विचारों को जो है, उनके मांगों को जो है स्थान दे दिया जाएगा, तो चरमपंथियों से उनकी दूरी बढ़ जाएगी। और इस प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन में जो है को हम क्षति पहुंचा सकते हैं और उसको, उसकी प्रगति के, उसके गति को रोक सकते हैं। तो ये परिस्थितियां चल रही थी और इसी परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में यह अधिनियम पारित किया गया। तो आइए हम इसके प्रावधानों की जरा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, एक उद्देश्य अगर आपने दिमाग में रखा, 1909 का भारत परिषद अधिनियम राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए था, और उस दौरान की घटनाओं को, जो घटनाएं घटित हो रही थी, उन घटनाओं पे अगर आप थोड़ा सा नजर डालेंगे तो आपको चीजें बिल्कुल समझ में आने लगेंगी। अब हम प्रावधानों की बात करते हैं। प्रावधानों में देखिए क्या है, उदारवादियों को लुभाने के लिए कुछ प्रावधान किए गए। क्या प्रावधान था? प्रावधान ये था कि जो केंद्रीय जो विधानसभा थी, केंद्रीय जो विधानसभा थी, इसको जो है, इसमें जो गैर सरकारी सदस्य थे, अतिरिक्त सदस्य के रूप में जो नियुक्त होते थे, उनको और विस्तारित किया गया, उनकी संख्या को और बढ़ाया गया। देखिए, अगर 1892 का अधिनियम आपको याद होगा, 1892 का परिषद अधिनियम, तो हम लोगों ने देखा था कि जो संख्या थी वो 16 तक मैक्सिमम बढ़ाई गई थी। जो अतिरिक्त सदस्य का एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ऐड होते थे, ये संख्या 16 बढ़ाई गई थी 1892 के एक्ट के द्वारा। मैक्सिमम 16 हो सकते थे, याद करिए। अब वो संख्या बढ़ाकर 60 कर दी गई इस एक्ट के द्वारा। 1909 के एक्ट के द्वारा कहा गया कि जो केंद्रीय विधानसभा में जो गैर सरकारी सदस्य या अशासकीय सदस्य हैं, वो जो नियुक्त होंगे, उनकी संख्या कितनी होगी? 60 होगी। यानी कि वायसराय की कार्यकारी परिषद जब काम करेगी तो ठीक है, लेकिन जब वो विधायिका के लिए काम करेगी तो 60 अतिरिक्त सदस्यों को उसमें स्थान दिया जाएगा। लेकिन ये 60 सदस्य जो अतिरिक्त होंगे, ये बात तो ठीक है, लेकिन इसमें जो बहुमत होगा वो किसका होगा? 60 अतिरिक्त सदस्यों में जो बहुमत होगा, ये गैर सरकारी सदस्यों की संख्या तो बढ़ाई गई, लेकिन ये भी कहा गया कि कुल 60 हैं और उसमें गैर सरकारी सदस्य की संख्या बढ़ेगी, लेकिन जो बहुमत होगा वो इतना रखा जाएगा कि हमेशा जो है इसमें बहुमत जो होगा वो सरकारी सदस्यों का ही होगा। बहुमत जो होगा वो सरकारी सदस्यों का ही होगा। यानी कि स्पष्ट है कि जो नियंत्रण इस पे होगा वो बना रहेगा किसका? वो सरकार का, यानी वायसराय का नियंत्रण बना रहेगा। यानी कि अभी भी गैर सरकारी सदस्यों को स्थान तो मिलेगा उसमें, लेकिन बहुमत जो होगा वो सरकारी सदस्यों का होगा। इसलिए वो अपने जो निर्णय थे, अपने जो उसमें जो प्रभावकारी भूमिका थी, वो कुछ बदलाव लाएंगे, वो करने में सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि अंतिम रूप से वायसराय और उसकी कार्यकारी परिषद का, यानी सरकार का नियंत्रण उस परिषद पे बना रहेगा। वही होगा जो सरकार चाहेगी। ठीक है, परिषद जो चाहेगी वो नहीं होगा। ठीक, दूसरे प्रावधान पे बात करें। दूसरे प्रावधान की बात करें तो
जी, प्रांतीय विधानसभाओं की बात करें हम, तो प्रांतीय विधानसभाओं में देखिए क्या है कि उनकी संख्या तो अलग अलग रहेगी, विभिन्न प्रांतों में संख्या जो है वो अलग अलग रहेगी, लेकिन क्या हुआ, ये कहा गया कि जो सदस्य होंगे यहां पर संख्या तो अलग अलग होगी, लेकिन जो बहुमत होगा वो किसके पास होगा, वो बहुमत होगा वो गैर सरकारी सदस्यों के पास का होगा। बहुमत जो होगा वो गैर सरकारी, यानी जो गैर सरकारी सदस्य होंगे उनके पास बहुमत रहेगा, सरकार के प्रतिनिधियों के पास बहुमत नहीं होगा, जो सरकार के द्वारा या सरकार के सदस्य होते थे। लेकिन ये बहुत ही जो है प्रसन्न होने वाली प्रावधान नहीं थे। क्यों? क्योंकि इसमें एक शर्त थी। वो शर्त क्या थी कि बहुमत भले गैर सरकारी सदस्यों के पास था, लेकिन इन गैर सरकारी सदस्यों में भी कुछ सदस्य वायसराय के द्वारा ही मनोनीत होने थे, गवर्नर के द्वारा, सॉरी प्रांतों में गवर्नर थे, उन गवर्नरों के द्वारा ही मनोनीत होने थे। तो गवर्नरों के द्वारा मनोनीत होने थे, इसलिए अल्टीमेटली अंतिम रूप में जो निर्णय होता था वो सरकार के ही पक्ष में होता था। जैसे कि इस बात को समझिए, आपकी बहुमत गैर सरकारी सदस्यों के हाथ में था, लेकिन टेक्निकली क्या होता था, देखिए एक उदाहरण से आप समझे कि जैसे मद्रास उस समय था, मद्रास प्रांत में कुल 47 सीट अतिरिक्त सदस्यों की बात की गई थी, ठीक है, 47 सदस्य उसमें परिषद में थे। इसमें यह कहा गया था कि 26 जो होंगे वो गैर सरकारी सदस्य होंगे, ठीक, और 21 जो होंगे वो सरकारी होते हैं। इसको याद करने की जरूरत नहीं, बस एक एग्जांपल से हम समझने की प्रयास करते हैं कि इस प्रावधान का। तो 26 गैर सरकारी और 21 सरकारी सदस्य होने थे, लेकिन क्या होता था कि ये जो 26 गैर सरकारी थे, इसमें से 5 जो थे वो गवर्नर के द्वारा नियुक्त मनोनीत होते थे। वो गैर सरकारी होते थे, लेकिन मनोनयन उनका गवर्नर के द्वारा होता था, बाकी का निर्वाचन होता था 21 का। तो क्या हुआ, 11 सरकारी हो गए और ये मनोनयन थे, तो इनकी स्वामी भक्ति तो इसी के गवर्नर के ही कार्यप्रणाली के पक्ष में रहेगी, तो फिर ये हो गए 26। तो टेक्निकली क्या हो रहा है कि बहुमत सरकार का ही हो रहा है। तो बात समझ गए होंगे आप लोग कि जो प्रांतीय विधानसभाएं थी वो बाहरी स्वरूप से देखने में लगता था कि ठीक है, वहां पे बहुमत जो है वो गैर सरकारी सदस्यों का है, लेकिन कार्य रूप में वो इस प्रकार से उसकी संरचना थी कि चूंकि गैर सरकारी सदस्यों में भी गवर्नरों के द्वारा मनोनयन किया जाता था, तो उनकी स्वामी भक्ति उनके प्रति होती थी, इसलिए अंततः रूप से सरकारी नियंत्रण वहां भी बना रहा। ठीक है, तो ये बात आप जान गए। और इंटरेस्टिंग बात देखिए क्या है कि यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण ये 2 पॉइंट थे, इसमें आपको बस ये मोटा जानते रहेंगे, इसमें आंकड़ों को याद करना, नंबर्स को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब जिस पॉइंट को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो अभी तक विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है, चाहे वो किसी भी साधारण परीक्षा को ले लीजिए और चाहे वो शीर्ष स्तरीय यूपीएससी या यूपी पीसीएस या अन्य परीक्षाओं की बात कर लीजिए। ठीक है, वो प्रावधान क्या था कि इस प्रावधान के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति या कह सकते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन सिस्टम को जन्म दिया गया, यानी कि मुस्लिम समुदाय के लिए, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की बात की गई और उनको माना गया। और इसके प्रणेता अगर कहें, जन्मदाता कहें, तो आप कहेंगे मिंटो को। लॉर्ड मिंटो जो है इस कॉन्सेप्ट के जन्मदाता कह सकते हैं आप उनको। और उन्होंने ये कहा कि जो मुस्लिम, जब उनको अभी हम लोगों ने देखा कि आगा खां जब उनसे मिलने गए तो उन्होंने उनको आश्वस्त किया था, और उसी मांग के अनुरूप 1906 में जो उन्होंने मांग आश्वासन दिया था उसको कार्य रूप में 1909 के अधिनियम में स्थान दिया गया। यानी यहाँ देखिए क्या है, इस प्रावधान से जो आपने देखा दो प्रावधानों से जो उदारवादी लोग थे वो थोड़ा उनको संतुष्ट करने का प्रयास किया गया कि ठीक है, आपकी मांगे देखिए हम मान ली। वो उन पे ज्ञापन देते थे संख्या बढ़ाने और इन प्रोसेस को अपनाने के लिए। अभी हम लोग देखेंगे इनकी कार्यप्रणाली को लेकर भी कुछ मांगे मानी गई, जो प्रश्न पूछने वगैरह के अधिकार थे, तो इससे उदारवादी थोड़ा उनको अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया गया। और दूसरा, इस जो है प्रावधान से मुस्लिम समुदाय को अपनी ओर मिलाने का अंग्रेजों ने प्रयास किया और वो बिल्कुल सफल रहे इस प्रयास में। ठीक है, तो मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान इस अधिनियम के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। यानी कि मुस्लिम प्रतिनिधि जो होंगे, जिनकी जो सीटें उनके लिए रिजर्व वहां पे आरक्षित की जाएंगी,
मुस्लिमों के प्रतिनिधित्व के लिए, वो सीटें मुस्लिमों के द्वारा ही भरी जाएंगी और उसका चुनाव भी केवल मुस्लिम निर्वाचक ही करेंगे। यानी कि मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना की गई कि वहां सिर्फ मुसलमान खड़ा होगा उस चुनाव क्षेत्र से और मुसलमान ही उनको वोट देगा। तो ये एक भयानक कह सकते हैं कि जो है मानसिकता और एक जो है भयानक तुष्टिकरण का जो बीज बोया गया सांप्रदायिकता का, वो आगे चल के बहुत ही विभत्स रूप धारण करेगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करेगा और आगे चल के भारत राष्ट्र की एकता को भी कमजोर करेगा, जिसका परिणाम हम लोग देखते हैं भारत के विभाजन के रूप में। और ये सिर्फ यहीं तक नहीं रुकता है, अभी हम आगे जब देखेंगे तो 1919 के अधिनियम में आप देखेंगे कि ये पृथक निर्वाचन का कॉन्सेप्ट सिखों तक पहुंच जाएगा, फिर ईसाइयों तक, और आगे चल के यूरोपीय और एंग्लो इंडियंस इनको भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा पृथक निर्वाचन मंडल का। आगे चल के हम इसको देखेंगे। तो ये जो बीज बोया गया ये आगे चल के फिर हरिजनों के लिए भी 1935 के अधिनियम की बात करें तो हरिजनों के लिए भी प्रावधान लाने का प्रयास किया गया था, लेकिन बाद में उसको जो है हम लोग आगे देखेंगे हिस्ट्री में किस तरीके से उसको मॉडिफाइड किया गया। तो ये जो प्रावधान थी वो की गई और यही फूट डालो राज करो नीति का प्रावधान था और इसकी बड़ी आलोचना भी की गई। इसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को वो क्षति पहुंचाई जिसका पूरण कभी हो नहीं सका। और इसीलिए हालांकि इसको खुद अंग्रेज भी जानते थे कि ये कितना घातक है, इसीलिए मार्ले ने जब मिंटो को पत्र लिखा था और उससे कहा था कि हम नाग के दांत बोने जा रहे हैं, उसको इसने इस प्रावधान को कहा था ड्रैगन्स टीथ। उसने कहा कि ड्रैगन्स टीथ मतलब हम नाग के दो दांत बोने जा रहे हैं और इसके परिणाम इसमें बहुत भयावह होंगे। और के.एम. मुंशी का एक कमेंट आप जरूर याद रखेंगे, कभी पूछा जा सकता है। के.एम. मुंशी ने भी लिखा था इस प्रावधान को लेकर या इस अधिनियम को लेकर कि इसने जो है भारतीय जो नया प्रजातंत्र उद्भव हो रहा था उसकी एक तरह से हत्या कर दी। इसको प्रजातंत्र जो उभर रहा था उसकी हत्या करने की इसमें दिया, के.एम. मुंशी जी ने इसको दिया। तो ये एक निर्वाचक मंडल पृथक निर्वाचक मंडल कॉन्सेप्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। अब नेक्स्ट प्रावधान की बात करें तो देखिए इसमें जो निर्वाचन की बात की गई थी कि जो निर्वाचित सदस्य आते थे उन सदस्यों को विभिन्न जो है वर्गों के मार्ग का प्रतिनिधि माना गया, जैसे कि वो विभिन्न निकायों का प्रतिनिधित्व करते थे। ठीक है, उसमें जो निर्वाचित सदस्य थे जैसे विश्वविद्यालयों से के प्रतिनिधित्व होते थे, वो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जो वाणिज्य मंडल होते थे उनके प्रतिनिधित्व होते थे, वो जिला बोर्डों का प्रतिनिधित्व करते थे, वो जमींदारों का प्रतिनिधित्व करते थे और नगर पालिकाओं का प्रतिनिधित्व करते थे। और इनके लिए अलग अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान था। इनके लिए सीटें रिजर्व थी कि नगर पालिकाओं से इतने सदस्य आएंगे, जैसे प्रांतों में देखा जाए या केंद्र में, तो या जिला बोर्डों से ये सदस्य चुन के आएंगे, वो अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको बस समझ लें। और इसका एक जो महत्वपूर्ण पॉइंट था, जैसा कि हमने देखा कि विधान परिषदों का विस्तार किया गया, चाहे केंद्रीय स्तर पे चाहे प्रांतीय स्तर पे। साथ ही साथ जो प्रश्न जो कार्यप्रणाली में भी है उसमें कुछ अधिकार दिए गए या कुछ सुधार किया गया। कार्यप्रणाली में क्या क्या इनको दिया गया कि अब देखिए क्या है कि अब जो ये सदस्य लोग थे विधान परिषदों में, चाहे वो केंद्र में और चाहे प्रांत में, ये जो सदस्य लोग थे अब वो क्या कर सकते थे, वो वाद विवाद कर सकते थे। ठीक है, वाद विवाद की अनुमति दी गई, वाद विवाद कर सकते थे। इसके अलावा वो अब अनुपूरक प्रश्न भी पूछ सकते थे। अभी हमने देखा था 1892 के अधिनियम में जो है बजट पर, ये बजट की बात कर रहे हैं, बजट पर जो है एक तरह से चर्चा कर सकते थे, लेकिन उस पर वो जो है यहाँ पर क्या किया गया, उसको वाद विवाद कर सकते थे। और प्रश्न अगर एक बार पूछ लिए किसी विषय पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल से तो उस पर दोबारा फिर जवाब मिल गया, तो उस पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था 1892 में। लेकिन इस अधिनियम के द्वारा अनुपूरक प्रश्न भी पूछने का अधिकार उनको दिया गया। सॉरी, और बजट की बात करें तो जैसे वहां पर सिर्फ बजट पे चर्चा करने का अधिकार दिया गया था, यहां पर क्या किया गया कि इस अधिनियम के द्वारा कि बजट पर संकल्प भी प्रस्तुत कर सकते थे। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा देखिए बजट पर भी उनके क्षेत्र को थोड़ा सा, उनके अधिकारों को, सदस्यों के अधिकार बढ़ा दिए गए। क्या कि वो संकल्प प्रस्तुत कर सकते थे। संकल्प क्या प्रस्तुत कर सकते थे कि किस संबंध में, जैसे कि कोई कर में संशोधन करना हो,
कर संशोधन के लिए संकल्प ला सकते थे, ठीक है। फिर जो स्थानीय निकाय थे उनके लिए बजट की मांग कर सकते थे, स्थानीय निकायों के लिए बजट की मांग कर सकते थे, ठीक है। तो ये प्रावधान वो कर सकते थे। इसके अलावा जैसे नए ऋण जो है उसके लिए संकल्प ला सकते थे। तो ये ऋण संबंधी, कर संशोधन संबंधी और निकायों के लिए बजट को मांगने संबंधी प्रस्ताव ये ला सकते थे अब बजट पर, ठीक है। तो ये हुआ, लेकिन ओवरऑल फिर भी अभी समझेंगे कि इतना तो अधिकार मिला, लेकिन अभी भी इनको मत विभाजन कराने का अधिकार नहीं मिला, ठीक है। मत विभाजन मतलब कोई वोटिंग प्रस्ताव इस पे वो नहीं ला सकते थे कि किसी बात पे वोटिंग हो और सरकार के अगेंस्ट वो चीजें की जाए कि हाँ कितना मत उनके पक्ष में मिला या क्या नहीं, ये नहीं कर सकते थे। लेकिन ये हाँ एक कदम जो है कुछ आगे बढ़ा। तो इसके जो विकास प्रक्रिया आप उसको भी समझेंगे कि देखिए इसके पिछले वाले अधिनियम में क्या था कि उनको सिर्फ बजट पे अपनी राय रखने का अधिकार था, प्रश्न पूछने का अधिकार था, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। लेकिन इसमें पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया, वाद विवाद भी कर सकते थे और बजट पर नए संकल्प भी ला सकते थे, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे। और इसी अधिनियम के द्वारा एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपको याद कर लेना है। दो महत्वपूर्ण प्रावधान आप याद रखेंगे। इस प्रावधान के द्वारा क्या किया गया कि जो वायसराय है उसकी कार्यकारिणी परिषद में, वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार किसी भारतीय को स्थान दिया गया, और जो भारत परिषद थी लंदन में वहां भी भारतीय को स्थान दिया गया। कौन कौन थे? ये भारत राज्य परिषद की बात मैं कर रहा हूं जो लंदन में थी। देखिए वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो है स्थान दिया गया सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, और ये एक विधि सदस्य के रूप में जुड़े थे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार विधि सदस्य के रूप में जुड़े थे। और भारत राज्य परिषद जो गवर्नर वहां पे लंदन में थी, उस भारत परिषद में दो लोगों को स्थान दिया गया। एक थे केसी गुप्ता और एक थे सैयद हुसैन बिलग्रामी। सैयद हुसैन बिलग्रामी, ये नाम आप जरूर याद रखेंगे और आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से देखें या हमेशा के लिए ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी इससे प्रश्न जरूर आएंगे इन नामों से। तो वायसराय की कार्यकारी परिषद में पहली बार सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को स्थान दिया गया जो कि विधि सदस्य के रूप में आए, और भारत राज्य परिषद में केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को भी स्थान दिया गया। तो ये हम देख सकते हैं। तो देखिए तीन कैसे परिषदों में भारतीयों के समावेशन से संबंध में आप तीन फैक्ट जान गए। इसके पहले हम लोग देखे थे जब परिषद में अतिरिक्त सदस्यों के रूप में जब भारतीयों को भी स्थान देने की बात की गई थी, मतलब व्यवहारिक रूप से तो नहीं कहा गया था, लेकिन जब उनको स्थान दिया गया था तो तीन भारतीयों को स्थान दिया गया था। वो नाम आप याद रखेंगे, प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था। एक बनारस के राजा, एक पटियाला के महाराज और एक सर दिनकर राव की बात की गई थी। तो वो अतिरिक्त सदस्य के रूप में थे। लेकिन ये क्या है, अब एसपी सिन्हा जो थे वो वायसराय की कार्यकारी परिषद में थे, वो विधायी परिषद में अतिरिक्त सदस्य के रूप में थे। और यहाँ पे क्या है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ही भारत में जो है ये सदस्य के रूप में थे, विधि सदस्य के रूप में इनको कॉन्टैक्ट किया गया, अपॉइंट किया गया। और भारत राज्य परिषद में ये दोनों लोग, लंदन की जो भारत राज्य परिषद थी, भारत राज्य सचिव की सहयोगी, उसमें स्थान इन दोनों लोगों को मिला। तो ये था भारत परिषद अधिनियम 1909 के बाद, जिसमें हम लोगों ने प्रावधानों पर चर्चा की और उसके परिस्थितियों की चर्चा की। इस अधिनियम का उद्देश्य, इसके प्रावधानों का उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना था। वो किस तरीके से कमजोर करना था? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में मुस्लिम समुदाय को कांग्रेस से दूर ले जाना, राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा से दूर ले जाना, और कांग्रेस में जो दो धड़े एक डेवलप हो रहे थे, एक्सट्रीमिस्ट और जो लिबरल्स थे, उसमें लिबरलों को अपने थोड़ा सा करीब करके उनके बीच खाई पैदा करना और इस तरीके से कांग्रेस को कमजोर करना और फिर अल्टीमेटली भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना उस प्रावधान का मुख्य उद्देश्य था। उसके प्रावधान में हमने, और उन्होंने अधिकतम जो इनके जो उद्देश्य थे वो राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने का, वो पूरा रहा। ठीक है, तो अब तक के लिए धन्यवाद। अब नेक्स्ट हम आगे 1919 का अधिनियम और भारत शासन अधिनियम 1935 पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।